हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल नॉलेज हब 24 में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो समय पर मिल सके। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन पर जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक एंड शेयर भी कर दें। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्टमोन द्वारा, ऑप्शन बी है लेडिस्टिनर या बेडिस्टिनर के द्वारा, लॉस्चे के द्वारा, ऑप्शन डी है रोनाल्ड रोस के द्वारा। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ओके तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। बी इज़ द राइट आंसर। वो दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। पहला पॉइंट ये है कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1901 में की और इसको ABO समूह नाम दिया गया। ओके दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1901 में इसकी खोज की और इसको ABO समूह नाम दिया। ओके दोस्तों, बात करें दूसरी पॉइंट की, तो रक्त समूह O जो होता है वो सर्वदाता समूह होता है और रक्त समूह AB जो होता है वो सर्वग्राही होता है। क्या दोस्तों, AB जो समूह है वो सर्वग्राही होता है और O जो है वो सर्वदाता होता है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि वर्ष 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके पास कौन सा विभाग था अंतरिम सरकार में। ओके दोस्तों, 1946 की बात हो रहा है। ओके दोस्तों, अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षा विभाग, ऑप्शन बी विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध विभाग, ऑप्शन सी खाद्य तथा कृषि विभाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी खाद्य तथा कृषि विभाग उनके पास थे। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उन पर चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला पॉइंट है कि 2 सितंबर 1946 को भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई। ओके दोस्तों, किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई। ओके दोस्तों, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ही प्रधानमंत्री विदेशी व राष्ट्रमंडल विभाग थे उनके पास। ओके दोस्तों, उसके बाद सरदार पटेल के पास गृह सूचना व प्रशासन विभाग थे। ओके दोस्तों, उसके बाद इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगढ़ के पास वाणिज्य विभाग थे। ओके दोस्तों, वाणिज्य विभाग थे। बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। ओके दोस्तों, लियाकत अली के पास वित्त विभाग थे, मतलब वित्त मंत्री थे। ओके दोस्तों, सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा व कला मंत्री थे। ओके दोस्तों, जगजीवन राम जो थे श्रम मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री थे। अब्दुल रब निस्तार रेलवे व संचार, डाक और वायु विभाग थे। ओके, उसके बाद CH भाभा के पास कार्य खान व शक्ति विभाग थे। ओके दोस्तों, मैंने किस लोगों के पास क्या क्या विभाग था या कौन कौन सी विभाग थी, वो सारे इसमें आपको संपूर्ण रूप से दर्शाया गया इसको। और यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन आपको कन्फर्म है कि हर एग्ज़ाम में आना ही आना है दोस्तों को। तो अच्छी तरह से आप इसको रीड कर लें और अपने
नोटबुक में नोट भी कर ले। ओके दोस्तों, यहाँ से आपका 1 नंबर कन्फर्म है हर एग्ज़ाम में, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से हो, किसी भी सेक्टर से हो। ओके दोस्तों, तो इसको अच्छी तरह से नोट कर ले, अच्छी तरह से इसको रीड कर ले। ओके दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमर सोनार बांग्ला, जिसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया, यह गीत किसने लिखा था? ओके दोस्तों, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमर सोनार बांग्ला, जिसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया, यह गीत किसने लिखा था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रजनीकांत सेन, ऑप्शन बी है द्विजेंद्र लाल रॉय, ऑप्शन सी है मुकुंद दास, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ओके दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह गीत लिखा गया था। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट है, सन 1906 में अमर सोनार बांग्ला गीत को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ओके दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अमर सोनार बांग्ला का अर्थ होता है मेरे सोने का बंगाल। ओके दोस्तों, मेरे सोने का बंगाल। ओके, और यह बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। ओके दोस्तों, कुछ रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी है जो जान लेते हैं। ओके दोस्तों, उनके जन्म की बात करें 7 मई 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। ओके दोस्तों, उनके पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। माता जी की बात करें तो शारदा देवी नाम थी उनकी। ओके, उनके पेशे की बात करें, मैंने क्या काम करते थे वो, तो कवि, लेखक और संगीतकार थे वो। ओके दोस्तों, और उन्हें सन 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके दोस्तों, और उनकी मृत्यु की बात करें तो 7 अगस्त 1941 को उनकी मृत्यु हो गई। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका अगला पॉइंट पर। अगला सवाल है, चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध रखता था। ओके दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उदयगिरी, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है पोंचमपल्ली, ऑप्शन डी है वेंकटगिरी। ओके, वेंकटगिरी, ऑप्शन डी है वेंकटगिरी। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, तो इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको जान लेते हैं हम लोग। ओके दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 ये कह रहा है कि 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली से भू आंदोलन की शुरुआत की। ओके दोस्तों, किसमें? 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत की। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध गांधीवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट ये कह रहा है कि सामुदायिक नेतृत्व के लिए सन 1958 में अंतर्राष्ट्रीय रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ओके दोस्तों, चलते इसी प्रकार से आपका अगला सवाल पर। यह सवाल नंबर आपका 5। पाँचवा नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? ओके, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अहमदाबाद में, ऑप्शन बी बारदोली में, ऑप्शन सी चंपारण में, ऑप्शन डी खेरा में। ओके दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चंपारण में। सी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जान लेते हैं। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट है कि यह सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली से संबंधित था। ओके दोस्तों, 3 कठिया प्रणाली से संबंधित था। ओके दोस्तों, मैंने बिहार के चंपारण जिले में जो है
अंग्रेजों द्वारा किसानों को 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा ज़मीन में नील की खेती करना होता था, मतलब जबरन या ज़बरदस्ती करवाया जाता था। ओके दोस्तों, इससे वो लोग बहुत परेशान थे। ओके दोस्तों, इससे वो लोग बहुत परेशान थे। तो वहाँ की एक राजकुमार शुक्ल नाम के एक आदमी ने इससे परेशान होकर किसानों को दयनीय स्थिति को देखकर 1917 में लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जाकर उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया या आमंत्रित किए। ओके दोस्तों, कब? 1917 में। ओके दोस्तों, और महात्मा गांधी ने 1917 में ही अपने सहयोगी के साथ सहयोगी कौन थे? ब्रज किशोर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी आदि के साथ चंपारण पहुँचे और वहाँ के किसानों की समस्या को सुलझाया और वहाँ पे समाधान किए। ओके दोस्तों, चलते हैं आपका अगले सवाल पर। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए एन सिन्हा, ऑप्शन बी है ब्रिज किशोर प्रसाद, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। ओके दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर। इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम जान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला पॉइंट है कि जेबी कृपलानी का पूरा नाम जे चित्तर भीमजी कृपलानी था। ओके दोस्तों, था। दूसरा नंबर पॉइंट है कि उनका जन्म 1888 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। ओके दोस्तों, उनकी मृत्यु की बात करें 1982 में हुई थी। ओके दोस्तों, जेबी कृपलानी भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। ओके दोस्तों, वह गुजरात विद्यापीठ के प्राचार्य होने के कारण लोग उन्हें आचार्य कृपलानी भी कहते थे। ओके दोस्तों, कहते थे। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष भी था। ओके दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष भी था। ओके दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष भी था। ओके दोस्तों, आइए चलते आपका अगला सवाल पर। यह सवाल नंबर आपका 7वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? ओके दोस्तों, पद ग्रहण करना अस्वीकार किया। ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है एम.जी. रानाडे, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है बी.जी. तिलक। तो पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन से संबंधित या रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट है गोपाल कृष्ण गोखले जो है महादेव देसाई रानाडे का क्या है अनुयायी थे। ओके दोस्तों, किसका? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महादेव गोविंद रानाडे का अनुयायी थे। ओके, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ओके दोस्तों, दूसरे पॉइंट की बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। किसके? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ओके दोस्तों, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ओके दोस्तों, तीसरे नंबर पॉइंट की बात करें कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता की। ओके दोस्तों, अध्यक्षता किए थे। ओके दोस्तों, किसका? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 8। ओके दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? किसने फ्री इंडियन लीजन नामक संस्था बनाई? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाला हरदयाल ने, ऑप्शन बी है राज बिहारी बोस ने, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी है वी.डी. सावरकर ने। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। सी इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर हम चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस ने सन 1941 में
सुभाष चंद्र बोस ने सन 1941 में जर्मनी जाकर हिटलर से मुलाकात की और वहाँ बंदी भारतीय सैनिक को एकत्रित कर इस संगठन का गठन किया। ओके दोस्तों, इस संगठन का गठन किया। ओके दोस्तों, बात करें दूसरे पॉइंट की, 1939 में कांग्रेस के 51वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। ओके दोस्तों, 1939 में जो हरिपुर में हुआ था। ओके दोस्तों, हरिपुर में हुआ था, हरिपुर। ओके दोस्तों, 51वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। ओके दोस्तों, उन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। ओके दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को। उनके पिताजी की बात करें, उनके पिताजी का नाम क्या था? जानकी नाथ बोस थे। उनके माताजी की बात करें तो प्रभावती थी। ओके दोस्तों, उनके जन्म की बात करें तो 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कुट्टक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु की बात करें कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में हुई थी उनके। ओके दोस्तों, चलते इसी प्रकार से आपका अगला सवाल पर। यह सवाल नंबर आपका 9वां सवाल है। ओके दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? ओके दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन बी वन संरक्षण अधिनियम 1982, ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1959। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वन संरक्षण अधिनियम 1972। ओके दोस्तों, 1972। ओके दोस्तों, इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उस पर चर्चा कर लेते हैं। ओके दोस्तों, पहला पॉइंट है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की स्थापना एवं अधिसूचना का प्रावधान किया गया है, जिससे वन्य जीवों की संरक्षण प्रदान किया जाता है। ओके दोस्तों, प्रदान किया जाता है। और दूसरा पॉइंट की बात करें, यह 1972 में संसद द्वारा पारित किया गया था और 1973 में इसको पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत पर लागू किया गया था। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक के ज़्यादा प्रयोग करने से हमको क्या नुकसान हो सकता है? ओके दोस्तों, क्या होता है? ओके दोस्तों, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण होता है, ऑप्शन बी जल प्रदूषण होता है, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होते हैं। ओके दोस्तों, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और मृदा प्रदूषण भी होता है। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको विस्तारपूर्वक जान लेते हैं। आइए दोस्तों, पहला पॉइंट है कि अत्यधिक उर्वरक प्रयोग से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता कम हो जाती है। ओके दोस्तों, दूसरा नंबर पॉइंट है कि जल में उर्वरकों के अवशेष से जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। ओके दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट की बात करें कि उर्वरकों के अवशेष खाद्य पदार्थों में पहुंचकर मानव स्वास्थ्य को नुकसान होता है या नुकसान पहुंचाता है। ओके दोस्तों, चौथा नंबर पॉइंट की बात करें कि अत्यधिक उर्वरकों के उपयोग से फसलों की उत्पादकता में कमी आती है। ओके, या उसका उत्पादक बहुत कम हो जाता है। ओके दोस्तों, नोट में ओके कि उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना और उनके उपयोग को नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को बचाया जा सके। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।